हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो वीडियो हमारी वो पार्ट नंबर 2 है फर्स्ट चैप्टर की। तो इसमें हमें स्टार्ट करना है इरिगेशन से। कहाँ से? इरिगेशन से स्टार्ट करना है। बाकी जो टॉपिक थे हम कवर कर चुके थे। तो इरिगेशन क्या है? इरिगेशन जब कोई भी हमारा खेत होता है, कोई भी हमारा फील्ड है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है? पानी देना है। तो पानी जो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ वाटर टू द। अगर हम जो वाटर की जो सप्लाई कर रहे हैं किसको? क्रॉप्स के लिए, और वो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर करते हैं। जैसे मान लो कि आज आपने दे दिया, फिर आप 1 महीने बाद दे रहे हैं, या फिर 2 महीने बाद दे रहे हैं, फिर आप 2 महीने बाद दे रहे हैं, फिर आप 1 महीने बाद दे रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पर जो आप पानी सप्लाई करते हो किसी भी क्रॉप्स के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरीगेशन कहते हैं। यहाँ देखो देखो यहाँ लिखा है कि ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। ठीक है, तो जीने के लिए क्या वाटर की ज़रूरत होती है? हर लिविंग बींग्स के लिए वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स के लिए, सीड्स की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। तो वाटर जो होता है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, उसको सोखती हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो एब्जॉर्ब। तो कह रहे हैं कि जो आपका प्लांट के साथ साथ देखो, कह रहे हैं कि जो आपका जो प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं वो वाटर के साथ साथ और क्या एब्जॉर्ब करेंगी? मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। फर्टिलाइजर्स ऑल्सो एब्जॉर्ब, मतलब मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स एंड वाटर इज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट्स। ठीक है, अब कहें प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ द वाटर। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लगभग 90% वाटर होता है। वाटर जो है वो इसेंशियल है बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ द सूट्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो ड्राई कंडीशन मतलब जब मिट्टी के अंदर पानी नहीं होता है, वहाँ पर नमी की कमी होती है, तो ड्राई कंडीशन होती है। उस कंडीशन में जो है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब सीड से जो कल्ले निकलते हैं, जो स्टार्टिंग में जो उनका शुरू में जो कल्ला निकलता है, वो चीज़ नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर वहाँ पर वाटर अवेलेबल होगा तभी वो चीज़ होगी, अदरवाइज नहीं। अगर आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नहीं होगा तो आगे क्रॉप का फर्दर जो आगे का जो बाकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होना चाहिए। ठीक है, होता है। नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड। तो कह रहे हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। मान लो कि हम जो है वो एक प्लांट बना रहे हैं। यहाँ पर देखो ये प्लांट है, तो इसकी जो ये क्या है? ये इसकी रूट्स हैं। तो इस तरह से इसकी रूट्स क्या होंगी? जो आपकी सॉइल है उसके अंदर होंगी, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत सारी रूट्स हैं ये। अब होगा क्या? ये आपका प्लांट्स है, तो प्लांट्स के बहुत सारे यहाँ पर ब्रांचेस वगैरह होंगी, है ना। ये ब्रांचेस हैं। मान लो ये हमारा पेड़ ऊपर है ना, बहुत ऊपर तक गया। मान लो ये आपका प्लांट है। तो होगा क्या कि यहाँ से ये जो इसकी रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे मिनरल्स, वाटर और आपके फर्टिलाइजर्स को, और ये ऊपर तक पहुँचाएंगी पेड़ के हर पार्ट तक, हर पार्ट तक। और उसकी जो पत्तियाँ हैं वो क्या करेंगी? खाना बनाएंगे, वो नीचे तक पहुँचाएंगी, है ना। तो इस तरह का सिस्टम पूरा चलता रहता है इसके अंदर, पेड़ों के अंदर, है ना, जो आपके प्लांट्स हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो जो फ्रॉस्ट होती है, फ्रॉस्ट मतलब जो आपका बोल सकते हो कि ओले, या फिर जो बोल सकते हो जो एकदम ठंडा, मतलब एकदम होता ना कि आपका जो है, मतलब आप बोल सकते हो कि फ्रॉस्ट का मतलब हो गया कि एकदम जो उसकी पत्तियां उस पर बर्फ टाइप की जम जाना। ठीक है, और हॉट एयर करंट्स मतलब एकदम लू जो नहीं चलती उसको हम बोलते हैं हॉट एयर करंट्स। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो जो आपका फील्ड्स है, जो आपके खेत हैं, उनको आपको रेगुलरली क्या करना है? वाटर जो है वो सप्लाई करना है, अगर आपको मॉइस्चर मेंटेन करना है ना। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वाटर की वजह से, उन प्रॉब्लम से दूर रहना है। तब आपको बीच बीच हर कुछ इंटरवल के टाइम आपको क्या देना है? पानी को सप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन लिखी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इरीगेशन। तो व्हाट इज इरीगेशन? इरीगेशन इज द सिचुएशन इन विच द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? एक देखो, इरीगेशन एक तरह का एक प्रोसेस है ना, इज अ प्रोसेस इन विच द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स टर्म इज कॉल्ड इरीगेशन। ठीक है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम पीरियड है, ये जो फ्रीक्वेंसी है कि कितने दिनों के बाद आप पानी दोबारा देंगे, कि कितने इंटरवल के बाद आप पानी देंगे, तो ये क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करती है,
कुछ क्रॉप्स के लिए ये आपका 2 महीने हो सकता है, कुछ के लिए 4 महीने हो सकता है, कुछ के लिए आपका 6 महीने भी हो सकता है, कुछ के लिए 15 दिन हो सकता है, कुछ के लिए 20 दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करेगी एंड सॉइल टू सॉइल डिपेंड करेगी। अगर पहले से ही मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा नमी है तो वहाँ पर आप बार बार पानी नहीं देंगे, आपका जो पानी देने की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी। एंड सीजन टू सीजन, समर में जो है वो आपको ज़्यादा पानी देना होता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर इज हायर, वाई इज सो, क्योंकि उसमें देखो समर के टाइम में बहुत गर्मी पड़ती है, तो जो थोड़ा बहुत पानी मॉइस्चर हो जाती है वो क्या एवेपोरेट हो जाती है, ठीक है। वाई इज सो, कुड इट ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन यस ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। तो जो आपका प्लांट है उसकी लीव से भी क्या होगा, वाटर जो एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। तो कह रहे हैं कि इस बार हम जो है वो ज़्यादा केयरफुल होंगे क्योंकि हमें बार बार पानी देना है। लास्ट ईयर में पानी नहीं दिया तो हमारे जो पेड़ थे वो सूख गए थे, है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा है सोर्स ऑफ इरीगेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स ऑफ इरीगेशन, अब पानी आप कहाँ से लेके आओगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। द सोर्स ऑफ इरीगेशन क्या है, वेल्स, कुआं है, ट्यूबवेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स, डैम एंड कनाल्स, है ना। और जो बारिश होती है वो अलग चीज़ है ना। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से थे, ट्रेडिशनल मेथड्स वाटरिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, देखो इस तरह से, वेल्स, लेक्स एंड, एक मिनट अब देखते हैं, है ना। यहाँ क्या, लेक्स एंड कनाल्स, ठीक है, इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड। अब इसके अंदर जो पानी है ना, कुएं के अंदर, वेल्स के अंदर, कनाल्स के अंदर या लेक्स के अंदर, तो उसको हम अपने खेतों तो कैसे लेके आए, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते थे इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। कैटल्स और अ ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स, तो हम किसको, कैटल और ह्यूमंस को इसमें यूज करते थे एज अ लेबर। सो दीज मेथड्स आर चीपर, ये मेथड कैसे, सस्ते थे, बट लेस एफिशिएंट। एफिशिएंट का लेस एफिशिएंट का मतलब है कि ज़्यादा टाइम लगता था पानी भरने में, क्योंकि ये इन मेथड से कम कम पानी निकलता होगा और टाइम ज़्यादा लगता था। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज जो थे वो कौन सा, मोट और चैन पुली। देखो मोट क्या है, पुली सिस्टम, जो आपका ये वाला सिस्टम है, इसमें जो है वो इधर कोई होगा जो आपको पुल करता होगा इसको, है ना। पुल करने के बाद ये जब यहाँ से कुएं से पानी ऊपर आएगा तो ये इस तरह से यहाँ लुढ़का देगा, ठीक है। तो पानी जो है खेतों तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये जो है लेस एफिशिएंट मेथड है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। दूसरा क्या था, चैन पुलिंग, कौन सा है, चैन पुलिंग, चैन पंप, इसके जरिए। और तो इसमें कोई जानवर उन पर यहाँ बंधा होगा। आप यहाँ देखें ढेकली, ढेकली में क्या है, ढेकली में कुछ इस तरह का सिस्टम है ना। यहाँ देख रहे हैं पीछे ये इतना मोटा सा पत्थर बंधा है यहाँ पर, है ना, कोई वेट बंधा है। और राहत, राहत में यहाँ पर देखो इस जानवर को यूज़ किया है और ये इस तरह से घूमेगा इस तरह से, और यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, ये जो है वो बार बार इस तरह से रोटेट करता रहेगा, उसमें पानी भर भर के आएगा और यहाँ गिरता रहेगा और पानी जो है वो आपके खेत तक चला जाएगा, ठीक है। राहत, लीवर सिस्टम इसको बोलते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। तो अब जो मॉडर्न मेथड है उसमें हम पंप्स यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, बायोगैस के थ्रू आप चला सकते हो, सोलर एनर्जी के थ्रू चला सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है वो फास्ट हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन, जिसमें स्प्रिंकलर मेथड है, और दूसरा जो मेथड है आपका वो कौन सा है, ड्रिप सिस्टम। तो पहला कौन सा है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, देखो दोनों मेथड को एक एक करके देख लेते हैं। तो ये दोनों मेथड कौन से, मॉडर्न मेथड है, ध्यान रखिएगा कौन से मेथड से, मॉडर्न। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन हेल्प्स अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकल, क्योंकि आज के टाइम में वाटर की काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वाटर का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है लगातार। तो इसलिए हमें उस पानी को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि आप अगर खेतों में पानी बहा देंगे तो क्या होगा, एक तो लेवल नीचे चला जाएगा, उस पानी का एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो, क्योंकि बहुत सारा पानी इधर उधर बह जाएगा और एवेपोरेट हो जाएगा, है ना। द मेन मेथड, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उनके रूट्स को पानी देना है, रूट्स में पानी जाना चाहिए, मिट्टी की नमी बरकरार होनी चाहिए। द मेन मेथड्स आर यूज्ड एज फॉलो। सबसे पहले स्प्रिंकलर, इसमें क्या करेंगे, एक मोटर यहाँ कनेक्ट कर देंगे और एक पाइप जो है वो नीचे जाएगा ट्यूबवेल के अंदर, मतलब आपका जो वेल है उसके अंदर, और दूसरा जो पाइप जो इसका, देखो नीचे से तो पानी आ रहा है ना, नीचे से जो है वो पानी आएगा और यहाँ से फिर ये पानी जाएगा इस तरह से। अब ये पाइप के ज़रिए, बहुत सारे पाइप यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पर ये पानी सब में छिड़कते हैं। तो ये मतलब बारिश की तरह हो जाता है, जैसे बारिश नहीं होती है हल्की हल्की, तो ये जितनी ज़रूरत है उतना आप उस पर क्या कर लें, छिड़क लें। कह रहे हैं कि दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। अगर आपकी लैंड जो है, ज़मीन जो है वो आपकी ऊपर नीचे है ना,
बहुत सारे गड्ढे और ऊंचा ना, तो होगा क्या, अगर आप जो है वो डायरेक्टली फ्लो कराएंगे तो नीचे जो मान लो कि आपकी ज़मीन कुछ इस तरह की है ना, अब बताओ क्या होगा, यहाँ से अगर पानी आप छोड़ेंगे तो सारा तो पानी नीचे बह जाएगा और यहाँ वाली पूरी फसल आपकी ख़राब हो जाएगी, है ना। कुछ इस तरह का अगर सिस्टम हुआ आपका, तो आप क्या करेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम से थोड़ा थोड़ा फ्लो कराएंगे हर जगह, है ना, तो पानी जो है वो बहेगा नहीं और जो है जो आपकी क्रॉप है उसको प्रॉपर तरीके से मिलता भी रहेगा। गॉट इट। कह रहे हैं वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, क्या है, सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, वहाँ के लिए भी ये सफिशिएंट मेथड है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, इसके अंदर यहाँ पर देखो ये सारी नोजल्स हैं ना, और ये रोटेट करती हैं लगातार, है ना, तो पानी चारों तरफ जो है वो चलता रहता है। ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट द रेगुलर इंटरवल, तो रेगुलर इंटरवल थोड़ी थोड़ी दूर पे ये सारी यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन pipe under the pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles, it gets sprinkled on the crops as if it is raining, ऐसा लगता है जैसे क्या बारिश हो रही है, रेन हो रहा है, रेनिंग हो रही है, ठीक है। अब देखें वो कह रहे हैं कि स्प्रिंकलर्स इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्या है, सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सेकंड हमारे क्या, ड्रिप सिस्टम, तो इसमें हम ड्रिप सिस्टम में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ऐसा कोई नोजल नहीं लगाया, लेकिन पाइप के जरिए जो हमने इसकी जो हर रूट की जड़ों में एक यहाँ पर होल कर देंगे हम ना, जिससे कि थोड़ा थोड़ा पानी हर जड़ को मिलता रहे थोड़ा थोड़ा, है ना। तो क्या करेंगे, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, तो रूट्स की जो पोजिशन है वहाँ जाके पानी जो है वो ड्रॉप होता रहेगा। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग। ये कौन सी टेक्निक बेस्ट है, क्योंकि अगर आप स्प्रिंकलर मेथड देखेंगे तो उसमें पानी जो है वो आप ऊपर छोड़ लें, उससे बहुत सारा पानी आपका बेकार होगा, क्योंकि वो पानी यहाँ बीच में भी गिरेगा, जो खाली जगह है वहाँ भी गिरेगा जाके। यहाँ क्या करें, आप सिर्फ रूट में दे रहे हैं पानी, और रूट को ज़रूरत है, बाकी मिट्टी को तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रूट को ज़रूरत है ना, तो रूट में आप पानी दें। ये कह रहे हैं फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन एंड टीज, द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू द प्लांट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप, वाटर इज नॉट वेस्टेड, इसमें वाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इट इज़ द बून इन द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, ये उसके लिए क्या है, एक तरह का बून है ना, उसके लिए ये बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा बोल सकते हो उसके लिए ये सौगात है ना, कि यहाँ पर जो है वो आपका अगर इस सिस्टम को यूज़ करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं खेतों के अंदर, उनको आपको अब निकालना बहुत मुश्किल, एक हाथ से अब एक एक करके आप उखेड़ नहीं सकते, तो बड़ा मुश्किल होता है, तो आप क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स का स्प्रे करेंगे, है ना, वीडीसाइड्स, तो उनका यूज़ करके हम उन सारे अनवांटेड प्लांट्स को जो है वो उनकी ग्रोथ को एकदम बंद कर देते हैं, या फिर उनको हम जो है वो मार देते हैं, ऐसा मान लो, है ना। वुजो एंड पहली वेंट टू नियर बाई वीट फील्ड एंड सॉ देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड, मतलब वीट के फील्ड के साथ साथ कुछ और प्लांट्स भी उस फील्ड के अंदर हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली, तो ये जो अदर प्लांट्स हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं, क्या इनको हमने पर्पजली का मतलब जानबूझ के हमने उनको ग्रो किया है, नहीं, वो जो है वो साथ साथ ग्रो कर जाते हैं, जो आपका वीट है, जो आपकी क्रॉप है, उसके साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं, तो उनको भी, अब अनवांटेड प्लांट्स का मतलब ऐसा नहीं कि वो जहरीले होंगे, ऐसा कुछ नहीं। मान लो कि आपकी जो है वो वीट की खेती है, अगर वीट की खेती में अगर मान लो कहीं आपका ऐसा मान लो कि कोई देखो दाल है ना, पल्सेस का कोई पेड़ हो गया, है ना, या फिर आपका जो है वो राइस का पेड़ जमे, तो आप क्या करेंगे, उसको उखेड़ के फेंक देंगे, है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो वीडी मतलब अनवांटेड प्लांट है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। इन द फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल, मतलब बहुत सारी फालतू की घास भी होती है उसमें, अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, तो क्रॉप के साथ साथ नेचुरली वो क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, इनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो ये अनडिजायरेबल है, ये हम चाहते ही नहीं कि ये ग्रो करे, बट वो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या करोगे, उनको जो है वो बाय द विद द हेल्प ऑफ वीडीसाइड या वीडिंग जो है वो आप करते हैं ना, तो इसको रिमूव करेंगे, मतलब द रिमूवल। अब आप खुरपी से भी रिमूव कर सकते हैं, अगर मान लो बहुत कम है, बीच बीच है, तो आप क्या करोगे, तब तो आप ज़्यादा, मान लो कि बहुत ज़्यादा हो गया वीडीसाइड, है ना, वीड्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो वीड बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मतलब आपको क्या स्प्रे करना पड़ेगा। अब हाथ से तो आप बहुत बड़ा फील्ड हाथ से उघेड़ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, एक तरफ से स्प्रे कर देंगे और बाकी जो जो वीड्स हैं वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, तो वीड्स का रिमूवल जो है उसको कहते हैं वीडिंग।
वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete, क्या होगा कि अगर हम वीड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो वीड जो है compete करेंगे, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी लेंगे, तो वो न्यूट्रिएंट जो है जो आपकी क्रॉप्स को मिलना चाहिए वो वीड्स ले जाएगा, है ना, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपकी जो क्रॉप है वो हेल्दी नहीं होगी। विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस एंड लाइट, इन सब चीज़ों की जो चीज़ ज़रूरी है किसी भी क्रॉप के लिए, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स इंटरफेस इवन इन हार्वेस्टिंग, कभी कभी वो हार्वेस्टिंग में जो वीड्स है वो हार्वेस्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आप पहले ही उनको ख़त्म कर दो। एंड मे बी पॉइजनस, कभी कभी वो जहरीली भी हो सकते हैं ना, फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए वो जहरीले हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको पहले ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कह रहे हैं फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, आप उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनके वीड्स को आप क्या कर रिमूव करें। टिलिंग बिफोर शोइंग द क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स, तो आप जो टिलिंग करोगे मतलब ज़मीन है उसको उल्टा कर दोगे, मतलब पलट दोगे, है ना। रूट तो क्या होगा कि जो वीड्स पहले से उसके अंदर अवेलेबल हैं तो उनकी जो जड़ें हैं वो उखड़ जाएंगी और वो एक टाइम में सूख जाएंगे, फिर वो गल जाएंगे पानी के साथ, है ना, पानी तो आप दोगे उस खेत को। विद मे which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weeds is before they produce flower, ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूस होने से पहले ही आप वीड्स को रिमूव कर दें, अदरवाइज क्या होगा, वीड्स ने अगर फ्लावर दे दिए तो उसके बाद उसके बीज होंगे और वो जब खेतों में गिर जाएंगे तो दोबारा वो बहुत सारे पेड़ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सीड्स, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल, है ना, of the weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी। खुरपी से आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उस वीड्स के पास, मान लो ये कोई वीड्स का पेड़ है, आप इसके पास जाओगे और क्या करोगे, यहाँ से उसको या तो आप हाथ से पकड़ के उखेड़ दो या फिर जड़ से काट दो आप, है ना, खुरपी की हेल्प से। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूट द वीड्स, अब आप सीड ड्रिल यूज कर सकते हैं, आपको अल्टीमेटली उस वीड को उखेड़ कर फेंक देना है, ठीक है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, कभी कभी हम केमिकल्स का भी यूज करते हैं, कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स क्या है, वीडीसाइड्स इज अ केमिकल यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स और टू किल द वीड्स, ठीक है। जैसे वीडीसाइड्स का एग्जाम्पल है 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, क्या किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, और ये ऐसा नहीं है कि ये क्रॉप को डैमेज कर दे, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर एंड स्प्रेड इन द फील्ड, तो क्या करेंगे, जो वीडीसाइड है जो 2,4-D है, तो 2,4-D आपका जो है उसको आप जो है वो वाटर में मिक्स करेंगे, वाटर में मिक्स कर जैसी ज़रूरत है, जितना बड़ा आपका फील्ड है और जितनी वीड्स है उसके अकॉर्डिंग, ज़्यादा वीड्स होगी तो ज़्यादा आपको मिक्स करना पड़ेगा 2,4-D, है ना, और ज़्यादा वाटर में, तो मिक्स करने के बाद उसको आप क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे और स्प्रे करने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग विद द वीडीसाइड स्प्रेइंग, तो जब आप आप देखो, ये देखो यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या करते हो, पीछे इसके एक कैन टाइप की लगी, आजकल तो मोटर्स वाली भी आती हैं, है ना, ट्रैक्टर का भी यूज़ करते हैं बड़े बड़े फील्ड में, तो यहाँ पर देखो ये हाथ में कुछ नहीं पहना है और ये स्प्रे कर रहा है, और मुंह पे देखो ये क्या लगाया है, मास्क लगाया है, ये बहुत ज़रूरी है, मुंह पर मास्क लगाएं, सर को भी कवर करें और हाथ में जो है वो आप जो अगर आप ग्लव्स पहन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो पन्नी के ग्लव्स आते हैं वो भी पहन सकते हैं, मतलब जो पॉलीथीन वगैरह के आते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं एज ऑलरेडी मेंशन वीडीसाइड्स क्या होते हैं, एक जहरीला पदार्थ होता है, समझ लो, है ना, केमिकल होता है, स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स, सो दे शुड बी यूज दीज केमिकल वेरी केयरफुली, क्योंकि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा, अगर हो सकता है कि आपकी आंखों में चला गया या आपके मुंह के अंदर चला गया या आपके नाक के थ्रू अंदर चलेगा, तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि जहरीले होते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है उससे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, नोज एंड कैसे जाएगा बॉडी के अंदर, नोज के थ्रू जाएगा, माउथ के थ्रू जाएगा, हाथों को आप जो है वो अगर आप कवर कर लेंगे अच्छे से तो आपको बाद में ज़्यादा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अगर हाथ यूज़ करेंगे तो हो सकता है हाथ में आपके नुकसान हो, या फिर आप घर गए और आपने ऐसे ही खाना खा लिया बिना हाथ धोए, या धोए लेकिन प्रॉपरली नहीं धोए तो खा लिया, तो आपके खाने के साथ अंदर जा सकता है, ठीक है। विद द पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स, ठीक है। अब देखो आपका क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, देखो हमारी जो प्रोसेस है यहाँ तक कंप्लीट हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब जब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब आपने वीड्स को खत्म कर दिया, उसके बाद हमारे क्या होगा, क्रॉप जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी पक जाएगी, है ना। तो उसमें क्या करेंगे आप, अब क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे, काटेंगे, है ना।
तो हार्वेस्टिंग जो है, हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। क्या इम्पॉर्टेंट टास्क है? द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, जब वो राइपनिंग मतलब राइप पूरी तरह से पक जाती है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें क्या करते हैं हम? ग्राउंड, जैसे मान लो कि ये जो है वो किसका पेड़ है, मान लो ये राइस का, वो पैडी का पेड़ है, या फिर आप इसको मान लो कि ये जो है वो वीट का पेड़ है ना, इस तरह से उसकी बाली होती है ना, बीड़ी। तो ये आपने बीड्स की जो आपकी वीट है उसकी ये बाली है, तो इसको आपने क्या करा? यहाँ से कट करेंगे एकदम ज़मीन से उसको मिलाते हुए, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। इट इज़ यूजली टेक 3 to 4 month फॉर द सीरियल क्रॉप, है ना, 3 से 4 महीने लगते हैं। चाहे आप राइस, चाहे आप पैडी की बात कर लो, चाहे आप जो है वीट की बात कर लें, मतलब जो नॉर्मल जो आपकी सीरियल क्रॉप्स होती हैं। हार्वेस्टिंग इन आर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाई सिकल दो इस तरह का होता है, या आप हसिया बोल सकते हो, इसको दराती बोलते हैं, और बाई द मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो आप कभी कभी मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। तो मान लो ये पेड़ आपने काट लिया, अब इस पेड़ में बहुत सारे यहाँ पर गेहूँ है, इसके अंदर है ना, वीट है, उसके अंदर क्या है? वीट। तो वीट को आपको अलग करना है। अलग करने के लिए आपको सेपरेट करने के लिए बहुत सारी मशीनरी का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कह रहे हैं कि फ्रॉम द चैफ जो उसका मतलब बाकी पोर्शन होगा, दिस प्रोसेस को थ्रैशिंग, इसको हम क्या कहते हैं? थ्रैशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रैशिंग। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन की हेल्प से हम करते हैं, कॉल्ड कंबाइन, विच इज इनफैक्ट द कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कंबाइन है, तो इसमें क्या है? इसमें आपका दोनों पोर्शन है, ये काट भी रहा है साथ में, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका चले जाएगा, इसके अंदर हार्वेस्टर एंड थ्रेशर दोनों होते हैं, उसको कंबाइन कहते हैं। और सिर्फ अलग करना हो तो उसके लिए हम थ्रैशिंग यूज़ करते हैं। आप अलग से काट लो, उसके बाद थ्रेशर में डाल दो, तो इसके अंदर दोनों चीज़ें, थ्रेशर प्लस हार्वेस्टर, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। अब करें आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या करना? समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। स्टब्स मतलब जो उसका पराली है, भूसा है ना, विच आर बर्न बाय द फार्मर्स। पहली जो वरीड शी नोज दैट अगर हम उसको जलाएंगे तो बहुत सारा धुआं होगा, धुआं से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जो है वो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा करती है ना। तो कह रहे हैं फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग, इस वाले ये वाला जो मेथड है ना, क्या यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 6। तो विनोइंग मशीन इसको बोलते हैं, जिसमें आपका भूसा अलग हो जाएगा, तो यहाँ पड़ा है, और यहाँ से जो है आपके साइड से गेहूँ निकले आते हैं, ठीक है, गेहूँ मतलब वीट। चलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है कि जब भी आप हार्वेस्ट जो है वो कर लोगे, जब आप सारी खेती को जो क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब आप क्या करते हैं, जब आप उसके अंदर सोइंग करते हैं, सोइंग के 3-4 महीने बाद वो पक जाती है, पकने के बाद आप उसको हार्वेस्ट कर लोगे, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बोलते हैं। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ द हार्ड वर्क देयर कम्स अ डे ऑफ द हार्वेस्ट, द साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखो, लेडन विद द ग्रेन्स फिल द हार्ट्स ऑफ द फार्मर्स के लिए ये वो खुशी का मौका होता है जब वो अपनी खेती को मतलब जो अपना गेहूँ या जो भी उनका अनाज ग्रेन होता है उसको वो काट कर उसको अलग करके घर पे लेके आते हैं विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। तो उनको अच्छा लगता है कि हमारा इतना अनाज हो गया, हम इसको बेचेंगे, फिर से हमारा पूरा गुजारा चलेगा ना, पूरी लाइफ उनकी इसी पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट्स एंड इट इज़ द टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि फार्मर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप उनकी रिस्पेक्ट, देखिए आप पढ़ने लिखने के बाद कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ बनेगा, लेकिन आप कुछ भी बन जाए, कितने भी बड़े ऑफिसर हो जाएं, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो जाएं, लेकिन आपके घर में जो रोटी बनेगी वो कहाँ से आती है? वो उस वीट से ही आएगी, है ना। वीट को आप क्या करेंगे, उस गेहूँ को आप पिसवाएंगे, फिर वहाँ से आटा बनता है और वो आटा आप खरीदते हैं दुकान से जाके, है ना। तो जब तक किसान इस चीज़ को नहीं करेगा, ये जब तक आपकी जो है वो फार्मिंग नहीं होगी, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो किसान जो है उसको अन्नदाता भी कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी प्रोसेस के लिए, है ना। जो एक सिस्टम है ना,
तो हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू है हर जगह, तो उसको जो है वो उस जगह के लिए रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ना, समझे। एक दुनिया मतलब आपको सक्सेस होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस in all parts of the India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festival associated with the harvest season are पोंगल, बैसाखी, तो इसको क्या कहते हैं, कुछ जगह पोंगल कहते हैं, बैसाखी कहते हैं, होली, दिवाली, और ये क्या लिखा है देखिए, नवान्या एंड बिहू, अलग अलग जगह अलग अलग नाम देते हैं जो हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती है तब, है ना, उस फेस्टिवल को, हार्वेस्ट फेस्टिवल को। देखिए अब लास्ट स्टेज आती है स्टोरेज, जब आपने सब कुछ फाइनली कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपकी आती है स्टोरेज आएगा। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, जो भी आपका प्रोड्यूस हुआ है उसका स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आप स्टोरेज नहीं करेंगे तो जो आपने इतनी मेहनत की है 3-4 महीने, वो आपकी सारी ख़राब हो सकती है, उसमें घुन लग सकते हैं, उसमें कीड़े लग सकते हैं, उसमें सील आ सकती है, इससे कि आपकी पूरी क्रॉप खत्म हो सकती है, ग्रेन जो आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है। इफ़ द क्रॉप्स ग्रेन आर टू बी केप्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर ये फफूंदी वगैरह जो लगती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो ये सब आपकी पूरी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगी, आपकी पूरी ग्रेन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, तो उसको पहले क्या करेंगे, उसको हम सुखा लेंगे थोड़ा सा। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, उसको ड्राई करना ज़रूरी है, धूप में सुखा लें। दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपको क्या मिल जाएगी वहाँ पर, सील मतलब मॉइस्चर मिल जाएगी, और उसमें ग्रोथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा हो सकती है ना, losing their germination capacity. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by the insect, pest, bacteria and fungi. ठीक है। farmers store देखो पहले यहाँ देख लेते हैं फिर आगे उसको बढ़ते हैं। I saw my mother putting some dried neem leaves, कुछ सूखी हुई पत्ती, किसकी, नीम की पत्ती, इन द आयरन ड्रम, जो आयरन का जो मटोरा होता है उसको बोलते हैं, तो उसके अंदर कंटेनिंग वीट। आई वंडर वाई, उन्होंने इसलिए रखा जिससे कि उसके अंदर जो है बैक्टीरिया, इंसेक्ट वगैरह, अच्छे इंसेक्ट वगैरह जो है वो उसके अंदर होना, है ना, अगर वो हो तो भाग जाए, अगर वो आने की कोशिश करें तो वो वहाँ पर उनका जो है ग्रोथ नहीं हो पाए, ठीक है। फार्मर्स स्टोर grains in the jute bags or metallic bins. However, large scale storage of the grains is done in silos or granaries. तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन क्या है, ये क्या ग्रेनरीज है, ये बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं, और सिलॉस हमारे ये सिलॉस इस तरह के बड़े बड़े मटोरे हैं ना, ये सिलॉस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट, रैट्स एंड इंसेक्ट। Correct. Dried neem leaves are used for storing foods grain at home. For storing large quantities of the grain in the big godowns, specific chemicals treatment are required to protect them from pest and microorganisms. तो अगर देखो अगर आप घर में स्टोर कर रहे हैं तो आपने क्या किया, जो ड्राइड नीम की लीव्स है उनको डाल दिए तो आपके वो इंसेक्ट वगैरह कुछ नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो आप केमिकल ट्रीटमेंट करोगे, क्या करोगे, केमिकल ट्रीटमेंट, कुछ स्पेसिफिक आप वहाँ पर केमिकल का यूज़ करोगे जिससे कि आपका वो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, आपका जो है फूड जो है वो ख़राब ना हो, ग्रेन ख़राब ना हो, है ना। अब देखें फूड फ्रॉम द एनिमल्स, तो एनिमल से फूड क्या है हमारा, तो एनिमल से फूड जैसे अभी हमने कहा कि हम प्लांट्स, अभी तक हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, तो जो नॉन वेजिटेरियन है जैसे नॉन वेज, अब आपको पता है नॉन वेज आपको कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, है ना। तो मिल्क हो गया, मिल्क भी आपको कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, फूड फ्रॉम द एनिमल्स, तो मिल्क होता है आपका कॉ, बफेलो, शी गॉट एंड शी कैमल, तो बहुत सारा ऐसा है ना, यहाँ पर हम मीट लिख सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप। चलिए अब कह रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग, क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, है ना, बहुत तरह के। यहाँ पर आप बोल सकते हो जैसे दही बोल सकते हो, है ना, मतलब मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बोल सकते हो, समझे। यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह वो सब मिल्क से बनती है, या नॉन वेज से बहुत सारे मटेरियल बनता है ना। अब यहाँ पर हम बात करें, मेनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश, फिश तो कहाँ, फिश ले लो यहाँ पर, तो फिश यहाँ की होगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो जो कोस्टल एरियाज, मतलब जो कोस्टल एरिया समझ गए, जैसे मान लो ये आपका जो है वो इंडिया का मैप है यहाँ पर, है ना, ये इस तरह से ये आपका इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो एरिया जहाँ पर समुद्र है ना, समुद्र और जो मेन लैंड है उसका एरिया जहाँ
जहाँ पर मिलता है, तो इसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं कोस्टल एरियाज़ के अंदर। जब कोस्टल एरियाज़ के अंदर बहुत सारे लोग रहेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, फिश का कंज्यूम करते हैं। किसका? फिश को कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनके लिए फ़िश जो है वो बहुत सस्ती हो जाती है, इसलिए वहाँ पर फिश का कंजम्पशन होता है, ठीक है, और आसानी से मिल जाती है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। वी have just seen that the process of crop production involves number of steps like selection of seeds, क्या? Selection of seeds, sowing. Similarly animals reared at home or in farms, तो जो एनिमल्स हैं वो कभी हम घर में ही पालते हैं उनको, और बड़े बड़े फार्म्स में भी पालते हैं बिजनेस के लिए, है ना। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, ठीक है, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल देन इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं उसको? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जब हम लार्ज स्केल पर एनिमल्स को पालते हैं, उनको अच्छे से शेल्टर देते हैं, उनके लिए पूरा मतलब मकान बनाते हैं बढ़िया से, मतलब उनका जो इस तरह का सिस्टम। अब कह रहे हैं फिश इज अ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लीवर ऑयल, है ना। कौन सा? कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो कहाँ पे? जो फिश ऑयल होता है उसके अंदर होता है, और फिश जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारे लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए। अब देखो ये हमारा जो है वो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर कीवर्ड्स देख लेते हैं। मैंने कहा कि ये जो चैप्टर, ये वाला पार्ट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं पूरे चैप्टर के एक साथ। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइजर, ग्रैनरीज क्या होती है, हार्वेस्टिंग क्या होती है, इरीगेशन क्या है, खरीफ, मैन्योर, प्लो, रवि, सीड्स, सिलो, अभी सुलॉस पढ़ाते नहीं पढ़ाता, सोइंग क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और उसके बाद ये स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वीडी साइड एंड विनोइंग, है ना, ये आपके हो गए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरे चैप्टर को समराइज कर रहा है ना, तो इसको आप पढ़ने करें। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी, वो सब हमने भी पढ़ी, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर को आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती, साइनिंग ऑफ।